स्क्रीन तो आपकी है, पर आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोवर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। E20 पेट्रोल यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होती है और विदेशी मुद्रा की बचत होती है। इसका सीधा लाभ किसानों को भी मिल रहा है, क्योंकि एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने और मक्के जैसी फसलों की मांग बढ़ी है। पर्यावरण के लिहाज से भी E20 महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के अध्ययन के मुताबिक गन्ने और मक्के से बने एथेनॉल से पेट्रोल की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी क्रमशः 65 और 50% तक कम हो सकती है। यानी E20 ऊर्जा सुरक्षा, किसान हित और पर्यावरण संरक्षण तीनों को साथ लेकर चलने वाला कदम है। आपकी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या सच में उसमें मिलाया जा रहा इथेनॉल आपकी कार का इंजन खराब कर देगा? क्या माइलेज कम हो जाएगी? और क्या सरकार देश पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ेगा? पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसे दावे देखे गए जिन्हें तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना आवश्यक है, और आज का हमारा ये वीडियो इसी बारे में है। आज हम तथ्यों, इतिहास और इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की बातों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इथेनॉल को लेकर इतना विवाद क्यों है और क्यों भारत एक बार फिर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर इस समय बहुत कुछ है। सरकार के अपने दावे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के अपने दावे हैं, और फिर बचते हैं उपभोक्ता, आपके और मेरे जैसे लोग जो नहीं चाहते कि हमारा कुछ नुकसान हो। हम इस भावना से अवगत हैं, इसीलिए शुरुआत हम करेंगे कि इंडस्ट्री वाले भला क्या कह रहे हैं। इथेनॉल कंट्रोवर्सी पर विक्रम गुलाटी का एक स्टेटमेंट आया है जिसे सबको पढ़ना और समझना चाहिए। विक्रम गुलाटी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है। उनके मुताबिक देश में 2023 के बाद बेची गई हर गाड़ी E20 कंप्लायंट है। 2023 से पहले की गाड़ियां भी E20 पर बिना किसी समस्या के चल सकती थी। जैसा मैंने पहले भी कहा, स्टडीज़ में हल्की गिरावट माइलेज में दिखी है, करीब 4 से 5%। इसका कारण ये है कि इथेनॉल में एनर्जी कंटेंट कम होता है, इसलिए E20 के साथ माइलेज में लगभग 4 से 5% की कमी आ जाती है। दरअसल परफॉर्मेंस में सुधार होता है क्योंकि गाड़ी की एक्सेलरेशन बेहतर हो जाती है। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन प्योर इथेनॉल का इस्तेमाल फॉर्मूला 1 रेसिंग में भी किया जाता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि परफॉर्मेंस खराब होती है। ये था विक्रम गुलाटी का स्टेटमेंट। अब फिर इसके बाद है अश्विनी कुमार, जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनके अनुसार इथेनॉल एक ईंधन के रूप में पूरी तरह से गैसोलीन या पेट्रोल की जगह ले सकता है। ब्राजील जैसे देशों ने 1970 के दशक में ये कार्य किया था, जहां उन्होंने गन्ने की प्रचुरता के कारण इस दिशा में कदम बढ़ाया। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि इससे हमें स्वदेशी और स्थानीय ऊर्जा मिलती है, जिससे बाहर से लिक्विड फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम होती है। आत्मनिर्भरता के लिए हम जो भी कर सकते हैं वह अच्छी बात है। पीके बनर्जी, जो SIAM के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने अगस्त 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर विस्तार से बातचीत की थी। E20 फ्यूल से वाहनों की माइलेज में 2 से 4% की गिरावट आ सकती है, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित है।
पुरानी गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल करने से कोई सुरक्षा संबंधी खतरा नहीं है। देश में पहले से ही लाखों वाहन E20 पर चल रहे हैं और अब तक किसी भी वाहन में ब्रेकडाउन या इंजन फेलियर की कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं आई है। फिर इसके बाद नलिनी कांत गोलागुंटा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के CEO हैं, उन्होंने भी पिछले साल कहा था कि E20 फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। हमारी सभी गाड़ियों के इंजन मौजूदा गैसोलीन स्टैंडर्ड्स के अनुसार पूरी तरह कंप्लायंट हैं और इन्हें E20 के साथ सुरक्षित रूप से चलाया जा सकता है। हालांकि कुछ वाहनों में माइलेज और एक्सेलरेशन में थोड़ी कमी आ सकती है। पुरानी गाड़ियों के मामले में कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये एडजस्टमेंट्स बहुत छोटे स्तर के हैं और नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से किए जा सकते हैं। हम अपने सभी कस्टमर्स को आश्वस्त करना चाहते हैं कि E20 फ्यूल से संबंधित किसी भी वारंटी क्लेम को हम पूरी तरह से ऑनर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने 2023 के बाद गाड़ी खरीदी है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन में कई सवाल होंगे जिनका जवाब नहीं मिला है। इसके लिए आप ट्विटर यूज़र परिमल का ये पोस्ट देखिए, जिसमें इन्होंने इथेनॉल मामले पर एक FAQ डाला है। हम भी आज इन सवालों को दोहराएंगे और आपको जवाब भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मेरी मौजूदा कार या बाइक में E20 पेट्रोल चल सकता है? हाँ, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी कब बनी है। अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ियाँ E20 के लिए तैयार हैं, कोई चिंता की बात नहीं। अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियाँ, ज़्यादातर गाड़ियाँ E20 पर चल जाएंगी, लेकिन लंबे समय में कुछ रबर पाइप, सील या प्लास्टिक के पार्ट्स जल्दी घिस सकते हैं। अच्छी बात यह है कि होंडा, स्कोडा जैसी कई कंपनीज ने कहा है कि उनके कई पुराने मॉडल्स भी E20 के साथ चल सकते हैं। क्या E20 से माइलेज कम हो जाती है? हाँ, थोड़ी कम हो सकती है। इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, इसीलिए इंजन को वही ताकत पैदा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। औसतन 3% से 10% तक माइलेज कम हो सकती है। ये इंजन की खराबी नहीं बल्कि ईंधन की प्रकृति है। क्या पुरानी गाड़ी को E20 के लिए अपग्रेड किया जा सकता है? हाँ, कुछ कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी पुराने मॉडल्स के लिए रेट्रोफिट किट ला रही है। इसमें रबर पाइप, सील और कुछ पार्ट्स बदल दिए जाते हैं ताकि वे इथेनॉल को बेहतर तरीके से सह सके। खर्च लगभग 5,000 से 10,000 तक का हो सकता है। 1G और 2G इथेनॉल में क्या फ़र्क है? 1G इथेनॉल गन्ने की शीरा, मक्का और अतिरिक्त चावल से बनाया जाता है। आज भारत में जो यूज़ हो रहा है वो लगभग पूरा इथेनॉल ये 1G इथेनॉल ही है। वहीं 2G इथेनॉल पराली, कृषि अवशेष, सूखी घास और दूसरे जैविक कचरे से बनाया जाता है। ये भविष्य की तकनीक मानी जाती है क्योंकि इससे खेत का कचरा ईंधन बन सकता है, लेकिन ये बहुत महंगी है, इसलिए इसे बड़े पैमाने पर कमर्शियली लॉन्च करना फिलहाल मुश्किल है। क्या इथेनॉल देश के लिए अच्छा है? सरकार और उद्योग दोनों का मानना है कि हाँ, इसके फायदे हैं। कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों की आय बढ़ सकती है, पेट्रोल थोड़ा साफ जलता है जिससे प्रदूषण कम होता है। क्या E20 इस्तेमाल करने से इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा? नहीं, सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। E85 और E100 क्या है? क्या इन्हें मेरी सामान्य कार में डाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। E20 इक्वल्स टू 20% इथेनॉल, E85 इक्वल्स टू 85% इथेनॉल, E100 इक्वल्स टू लगभग पूरा इथेनॉल। E85 और E100 सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए बने हैं। अगर इन्हें सामान्य पेट्रोल कार में डाल दिया जाए तो इंजन को नुकसान हो सकता है। अगर गाड़ी कई हफ्तों तक खड़ी रहे तो क्या दिक्कत हो सकती है? इथेनॉल हवा की नमी को खींचता है। अगर गाड़ी बहुत लंबे समय तक बिना चले खड़ी रहे तो टैंक में पानी जमा होने की संभावना बढ़ सकती है। इसे बचने के लिए क्या करें? गाड़ी बीच बीच में स्टार्ट करते रहें, टैंक को बहुत खाली ना रहने दें और समय समय पर ताज़ा पेट्रोल भरवाते रहें। क्या पेट्रोल पंप E20 के नाम पर ज़्यादा इथेनॉल मिला सकता है? इसे चेक कैसे करें? वैसे ऐसे करना नियमों के खिलाफ है। सामान्य ग्राहक के लिए इस मौके पर इसकी जांच करना आसान नहीं होता। हालांकि बाजार में कुछ विशेष टेस्टिंग किट उपलब्ध है जिनसे इथेनॉल की मात्रा की जांच की जा सकती है। ये थे सवाल दोस्तों। यही नहीं, सरकार ने इथेनॉल कंट्रोवर्सी पर 10 पॉइंट क्लैरिफिकेशन भी दिया है। इसमें जो कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो हमने पहले नहीं बताए, जैसे इथेनॉल को लेकर एक और दावा अक्सर सुनने को मिलता है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है, लेकिन सरकार ने इस दावे को भ्रामक बताया है। सरकार के अनुसार इथेनॉल उत्पादन के लिए देश की खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाता। इसके लिए मुख्य रूप से सरप्लस राइस और अन्य फीड स्टॉक का उपयोग किया जाता है, यानी वह अनाज
अनाज जो राष्ट्रीय खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उपलब्ध होता है। जहां तक पानी की बात है, सरकार का कहना है कि आधुनिक इथेनॉल डिस्टिलरी में 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कई डिस्टिलरीज अब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी तकनीक अपना रही हैं, जिसमें इस्तेमाल किए गए पानी को शुद्ध करके दोबारा उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। वैसे तो इथेनॉल से कार के माइलेज पर हमने पहले बता दिया था, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर एक स्टडी का हवाला दिया है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगुवाई में हुए ट्रायल का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि पैसेंजर कार्स में लगभग 40,000 किलोमीटर और 2 पहिया वाहनों में 20,000 किलोमीटर की टेस्टिंग में गाड़ी चलाने में आसानी या फ्यूल की क्षमता पर कोई खास असर नहीं दिखा और माइलेज में भी सिर्फ मामूली बदलाव ही देखे गए। ऐसी और भी कई स्टडीज़ हैं जिनमें यह बात बोली गई है कि E20 से कार के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ सरकार का दावा है या इसके पीछे कोई ठोस नीति और रिसर्च भी मौजूद है? इसका जवाब मिलता है नीति आयोग की रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 रिपोर्ट में। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत जैसे देश के लिए इथेनॉल का उद्देश्य सिर्फ पेट्रोल में एक नया केमिकल मिलाना नहीं है। इसके पीछे 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना। दूसरा, किसानों के लिए एक नया और स्थायी बाजार तैयार करना। और तीसरा, प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करना। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट चुनौतियों को भी छिपाती नहीं। इसमें माना गया है कि सामान्य E20 ईंधन पर कुछ वाहनों में माइलेज लगभग 6 से 7% तक कम हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल की ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से कम होती है। लेकिन रिपोर्ट यह भी कहती है कि भविष्य के E20 कंपैटिबल इंजन और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को इसी हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, जिससे इस प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सके। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इथेनॉल कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। यह एक लंबी अवधि की राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है, जिसमें फायदे भी हैं, चुनौतियां भी हैं, और दोनों को ध्यान में रखकर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी है, उसमें जनमानस को ज्यादातर चिंताएं हैं, सवाल हैं, उनका जवाब हमने ऊपर देने की कोशिश की है। अब एक सवाल हमारा भी है। सवाल यह है कि भारत में हर बड़े बदलाव की शुरुआत ऐसे ही क्यों होती है? जरा भारत के पिछले 25-30 सालों का इतिहास उठाकर देखिए। एक अजीब सा पैटर्न बार बार दिखाई देता है। साल 2001-2 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को डीजल से CNG पर लाने का आदेश दिया था। बस ऑपरेटर्स ने तब कहा था कि CNG मिलेगी कहां, लागत बहुत बढ़ जाएगी। सरकार और परिवहन कंपनी के बीच टकराव हुआ, प्रदर्शन हुए, कोर्ट को रोज सख्ती करनी पड़ी, यहां तक कि प्रतिबस जुर्माने भी लगाए गए। करीब 1 या 2 वर्ष बाद तक पूरा मामला अव्यवस्था और तनाव से लगातार भरा रहा। लेकिन आज वही CNG दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहरों की सामान्य ईंधन व्यवस्था का हिस्सा है। उस फैसले को प्रदूषण नियंत्रण की बड़ी सफलताओं में गिना जाता है। फिर आया अनलेडेड पेट्रोल का दौर। उस समय भी कहा गया कि अगर पेट्रोल से लेड हटा दिया गया तो इंजन खराब हो जाएंगे, गाड़ियों की परफॉर्मेंस गिर जाएगी और पुरानी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। लेड एडिटिव्स से जुड़ा उद्योग भी बदलाव के खिलाफ था। लेकिन धीरे धीरे लेड वाला पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। हवा में लेड का स्तर घटा, लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा और यही बदलाव आगे चलकर BS3, BS4 और BS6 जैसे आधुनिक उत्सर्जन मानकों की नींव बना। आज शायद जिन को यह भी नहीं याद होगा कि कभी लेड वाला पेट्रोल भी हुआ करता था। स्वच्छ भारत अभियान में भी शुरुआत आसान नहीं थी। कई ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाने और उनका उपयोग करने को लेकर सामाजिक और व्यवहारगत प्रतिरोध था। लेकिन लगातार जागरूकता अभियान, निर्माण और स्थानीय भागीदारी के बाद करोड़ों शौचालय बने और खुले में शौच की समस्या में उल्लेखनीय कमी आई। इन सभी उदाहरणों से यही समझ आता है कि बड़े बदलाव अक्सर एक जैसे दौर से गुजरते हैं। पहले आशंका, फिर विरोध, फिर सुधार और अंततः स्वीकार्यता। यही वजह है कि इथेनॉल की बहस को भी सिर्फ वायरल दावों या डर के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों, तकनीक, उद्योग के अनुभव और दीर्घकालिक प्रभावों के आधार पर समझने की जरूरत है। इथेनॉल की कहानी का एक राजनीतिक पहलू भी है जिस पर कम चर्चा होती है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हाल के वर्षों की शुरुआत है, जबकि तथ्य यह है कि इसकी नींव इससे पहले रखी जा चुकी थी। यूपीए सरकार के दौरान 2008 तक देश भर में E10 पेट्रोल लागू करने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में E20 ब्लेंडिंग का रोड मैप भी घोषित किया
किया गया, जिसका लक्ष्य 2017 के आसपास तय किया गया था। उस दौर में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज ने विदेशों, खास विशेषकर ब्राजील के अनुभवों को भी अध्ययन किया, लेकिन पर्याप्त उत्पादन, आपूर्ति और नीतिगत चुनौतियों के कारण ये लक्ष्य समय पर पूरे नहीं हो सके। बाद के वर्षों में इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। ये उदाहरण बताता है कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी में कई नीतियां एक सरकार से शुरू होकर दूसरी सरकार के दौरान आगे बढ़ती हैं। ये एक कंटिन्यूएंस रहती है, भले ही दूसरी पार्टी की सरकार बन जाए। 2010 में यूपीए को यह समझ थी कि इथेनॉल देश के लिए जरूरी है, लेकिन आज जब वही कांग्रेस विपक्ष में बैठी है तो वो अपने ही पुराने फैसलों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज उनके लिए ये कदम जनविरोधी है। ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच का सबसे बड़ा अंतर भी है। बीजेपी सरकार ने यूपीए के समय से चली आ रही इथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति को न सिर्फ जारी रखा, बल्कि उसे और तेजी से आगे बढ़ाया। 2014 में जहां ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी, वहीं 2025-26 तक उसे 20% तक ले आया। ये कोई नई नीति नहीं थी, ये कंटिन्यूएशन थी। जब जीएसटी लागू हुआ था तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था, जबकि यूपीए के समय में जीएसटी बिल लाया गया था। जब आधार लाया गया था तब भी कांग्रेस ने इसे सर्विलांस बताया था, जबकि यूपीए ने ही आधार की नींव रखी थी। लेकिन बीजेपी ने कभी भी अपनी पुरानी नीतियों से मुंह नहीं मोड़ा, ना जीएसटी को छोड़ा, ना आधार को, और ना ही इथेनॉल ब्लेंडिंग को, क्योंकि ये देश की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और आत्मनिर्भरता का मुद्दा है। आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ कोई भी बड़ी नीति रातों रात लागू नहीं होती और ना ही रातों रात वापस ली जा सकती है। ऐसी नीतियां वर्षों की तैयारी, मंत्रालयों, विशेषज्ञों, उद्योग, राज्यों और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ लंबी चर्चाओं के बाद बनती है। और जब एक बार उनका रोड मैप तय हो जाता है तो उसे बदलने या पूरी तरह पलटने में वर्षों लग जाते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी ऐसा ही एक फैसला है। इसकी शुरुआत आज नहीं हुई, इस पर अलग अलग सरकारों के दौरान वर्षों तक कार्य हुआ। उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई, डिस्टिलरीज बनाई गई, ऑटोमोबाइल कंपनीज को तैयार किया गया और फिर धीरे धीरे E20 की तरफ देश बढ़ा। हाँ, शुरुआती दौर में कुछ चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर इस नीति का बड़ा उद्देश्य देखें तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। हर साल इसके लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है। अगर पेट्रोल में इथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ती है तो आयातित तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा का एक हिस्सा देश के भीतर ही रहेगा और वही पैसा इथेनॉल खरीदने के माध्यम से भारतीय किसानों, चीनी मिलों, मक्का उत्पादकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा। यानी जो पैसा पहले विदेशी तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था, उसका एक हिस्सा भारत के कृषि क्षेत्र में घूम सकता है। यही वजह है कि इथेनॉल को केवल एक नए ईंधन के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और आत्मनिर्भर भारत की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। और सावन और तीज के त्योहार पर घेवर का स्वाद भला किसे पसंद नहीं आता। उत्तर भारत की ये पारंपरिक मिठाई अपनी कुरकुरी बनावट और जालीदार डिजाइन के लिए खास पहचान रखती है। कंटेंट क्रिएटर नेहा गोयल के इस वीडियो में जानिए घर पर बाजार जैसा घेवर बनाने का आसान तरीका। इस रेसिपी का राज है सही कंसिस्टेंसी वाला बैटर, तेल का सही तापमान और एक तार की चाशनी। तो इस सावन और तीज पर बाजार से मिठाई लाने की बजाय क्यों ना घर पर ही बनाए स्वादिष्ट और कुरकुरा घेवर।
और क्रिएटर कॉर्नर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम मुनियाबाई राठिया है। मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, जरा सी अनबन, प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपा डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोबाइल कैमरे से शानदार फोटो खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले कैमरे की ग्रिड लाइंस ऑन करें। ये लाइनें फोटो की कंपोजिशन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। अपने सब्जेक्ट को हमेशा बीच में रखने के बजाय ग्रिड की लाइनों या उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर रखें। इससे तस्वीर ज्यादा बैलेंस्ड और प्रोफेशनल दिखती है। तो अगली बार कैमरा खोलें तो ग्रिड लाइंस ऑन करें और अपने मोबाइल शॉट्स को दें प्रोफेशनल टच। तुमने ये ग्रिड लाइंस अपने मोबाइल या कैमरा के अंदर कभी ना कभी तो देखी होगी। आज इनका काम भी देख लेते हैं और आज के बाद तुम्हें इन लाइंस के ऊपर कभी कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इन लाइंस को यूज करके मेनली हम फोटोग्राफी के 2 रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज करके, दूसरा इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यूज करके। तो पहला अपन हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्चुअल लाइन होती है हमारे फ्रेम के अंदर, जो पेड़ से, पहाड़ से, बिल्डिंग से, किसी से भी बन सकती है। बस इस पॉइंट के बाद में हमारी धरती खत्म हो जाती है और स्काई शुरू हो जाता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग उस होराइजन लाइन को कभी भी डेड सेंटर में नहीं रखना है, या तो उसको लोअर होराइजन पे रखना है या अपर होराइजन पे रखना है। अब लोअर होराइजन पे हम कब रखेंगे? जब हमें स्काई में कुछ अच्छी डिटेल मिलेगी, और अपर होराइजन पे हम तब रख लेंगे जब हमें कोई नीचे ज्यादा अच्छी डिटेल मिल रही है। दूसरा फॉलो होता है इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यूज करके, जिसको रूल ऑफ थर्ड्स भी कहते हैं, जिसका नाम भी आपने सुना होगा। इसके अकॉर्डिंग हमें अपना मेन सब्जेक्ट हमेशा किसी एक इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे रखना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स का डायरेक्ट अटेंशन उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जाता है। इससे हमारी फोटो देखने में थोड़ी और एस्थेटिक और सिनेमैटिक लगती है। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में फिलहाल इतना ही।
अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा है तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर।